हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वेव का फर्स्ट पार्ट और एक टाइप से ओसिलेशन एंड वेव का थर्ड पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास में जो जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो अगेन मैंने बोर्ड के लेफ्ट साइड लिखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज वेव मोशन। ये वेव मोशन क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट, आपने कई बार नोट किया होगा, सपोज आप एक पेबल को पोंड के स्टिल वाटर के अंदर आप फेंकते हैं, डालते हैं किसी पत्थर को, तो क्या होता है उसके अंदर एक लेयर्स बनती है वाटर की और जो आपकी कॉन्टिन्यूस आगे आगे ट्रेवल करती है। सो वैसे ही आपकी जो वेव है ये इसका मोशन होता है, ये आपकी ट्रेवल करती है फर्दर फर्दर फर्दर। एक टाइप से वेव मोशन को आप डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, जो क्रिएट होता है पार्टिकल्स के थ्रू। जब आपके पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो रिपीटेड मोशन करते हैं तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और ये इस डिस्टर्बेंस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल ट्रांसफर करते चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं डिस्टर्बेंस के टाइम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल। साथ ही अगर हम बात करें वेलोसिटी की, मोशन की, तो एक जो सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी है, एक जो कंप्लीट वेव की वेलोसिटी है, वो दोनों अलग अलग चीज है। मींस एक सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी है जो अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वो अलग है, और पूरी कंप्लीट वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो आपकी डिफर होती है, अलग होती है। तो मैंने कुछ आपके लिए डायग्राम बनाए हैं, लाइक ये देखिए आप यहाँ पे, इसमें जो डॉटेड वाला पार्ट है ये ट्रफ है और जो ये आपका डार्क है ये क्रस्ट है। अगर हम इसको एक वेव की फॉर्म में बनाएं तो ये जो आपका पॉजिटिव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये हाईएस्ट जो पॉइंट है इसको क्रस्ट बोलते हैं। ऐसे नेगेटिव में जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रफ बोलेंगे। नेक्स्ट इज ये आपका क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में आपकी कंप्लीट वेव प्रोपेगेट करती है। अब टाइप ऑफ वेव्स में अपने सिलेबस में 3 टाइप की वेव है। नंबर 1 मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नंबर 2 पे, नंबर 3 पे मैटर वेव। नंबर 1 जो आपकी मैकेनिकल वेव है, इस कैटेगरी में कौन सी वेव आएंगी? ऐसी वेव जो ट्रैवल करने के लिए, अपने मोशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट करती हैं। मींस लाइक आपकी जो साउंड वेव है, अगर आपने नोट किया हो, अगर सपोज इस रूम में एयर नहीं है तो आपको मेरी साउंड सुनाई नहीं देगी, राइट? सो कुछ ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रैवल के लिए, प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? सो वो आपकी होती है मैकेनिकल वेव। नंबर 2 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस चेंज होती है और ये किसी थर्ड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट करते हैं। और एक टाइप से ये भी बोल सकते हैं, ये वाली जो वेव होती है इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव। नेक्स्ट आपका है मैटर वेव। ये आपकी डील करती है डी ब्रोगली वेव से। अब ये डी ब्रोगली वेव क्या है? सपोज आपके कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। व्हाट आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपका एटम, आपका मोलिक्यूल्स, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो जब मोशन करते हैं सो उनके साथ जो वेव डील करती है वो आपकी क्वांटम जो रिस्पेक्ट में है, आपका डी ब्रोगली ने ये फाइंड आउट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसकी वेव का नाम है मैटर वेव। सो ये आपका था वेव मोशन और टाइप ऑफ वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब ये कौन सी वेव है और इनमें से किस कैटेगरी में आती है ये डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल? These are the wave in which individual particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave propagation. जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जाती है, पार्टिकल उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करे तो आपकी है ट्रांसवर्स वेव, और अगर अलोंग उसी की डायरेक्शन में मूव करे तो वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो आपकी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपकी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है लाइट वेव, जिसको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव है आपकी साउंड वेव। आपने कई बार सुना होगा, एक सिंगल सॉन्ग कंप्रेस करके थोड़े कम
मिनट का होता है, एक थोड़े ज्यादा का। ऐसे मूवी के कुछ पार्ट को हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो ये क्वालिटी किसके अंदर होती है, साउंड वेव में होती है। सो इसीलिए ये साउंड वेव कैसे चलती है आपकी, कंप्रेशन या रेयरफैक्शन की फॉर्म में। जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको कंप्रेशन या डेंसिटी ज्यादा पार्टिकल्स की, जहां डेंसिटी और इंटेंसिटी कम वहां पे रेयरफैक्शन, इस फॉर्म में आपकी चलती है। नेक्स्ट अगर आपकी बात की जाए, जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है वो सॉलिड और स्ट्रिंग के अंदर आपकी प्रोड्यूस होती है, फ्लूइड्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन लिक्विड में या किसी फ्लूइड की सरफेस के ऊपर आपकी ट्रेवल कर सकती है ट्रांसवर्स। लेकिन जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये आपके तीनों मीडियम में फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड आपकी गैस। अब नेक्स्ट है, जैसे सपोज लाइट वेव है, ठीक है, उसको चलने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो आपने नोट किया है लाइट आपकी एयर के अंदर भी, वाटर के अंदर भी ट्रेवल तो करती है ना, ऐसे आपकी साउंड वेव भी करती है। तो जिस मटेरियल मीडियम में वो ट्रेवल करती है उसके क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो इनके लिए सुटेबल है, इनके प्रोपेगेशन के लिए। तो तीन ही मेन है बेटा। नंबर वन, इलास्टिसिटी, वो जो मीडियम है उसके पास इलास्टिक की नेचर होना चाहिए, वो उसके पास कुछ मास होना चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। साथ ही मिनिमम फ्रिक्शन, ताकि वो जब ये वेव ट्रेवल करे तो उनमें मिनिमम फ्रिक्शन लगाए ताकि प्रॉपरली प्रोपेगेट कर सके। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है और ट्रांसवर्स वेव वो कैसे मूव करती है। सपोज मैं एक पार्टिकल हूँ, राइट। सबसे पहले मैं आपको एक करके दिखाती हूँ ट्रांसवर्स वेव का। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी है, जो वेव डायरेक्शन की, सपोज मुझे अपने लेफ्ट में जाना है, ठीक है, और मैं ट्रांसवर्स वेव हूँ, पार्टिकल हूँ उसका। सो मैं क्या करूंगी, मेन पोजिशन के अप एंड डाउन, मीन्स अप एंड डाउन, और जो डायरेक्शन है मेरी मोशन की लेफ्ट में, मैं उसके क्या चल रही हूं, मैं उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हूं। और इस टाइप से अगर ये ट्रेवलिंग है तो ये आपका एग्जांपल है ट्रांसवर्स का। लेकिन सपोज मैं लॉन्गिट्यूडनल का पार्टिकल हूं, सो मैं अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे कैसे ट्रेवल करूंगी। सपोज मैं एक पार्टिकल हूं, मेरी ये मीन पोजीशन है, ये मेरा टू मोशन है, ये मीन, ये फ्लो, राइट। फिर दोबारा से मैं अपने मीन पोजीशन पे हूं, ये मैं एक स्टेप आगे गई, एक स्टेप बैक में, और फिर मैं उसी पोजीशन पे, मैं एक स्टेप आगे मीन पोजीशन पे एंड फ्लो। सो अगर मैं मेरी डायरेक्शन के पैरेलल जा रही हूं, अलोंग जा रही हूं, सो दैट मीन्स मैं कौन सी हूं, मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव हूं। सो नेक्स्ट इज सम डेफिनेशन इज कनेक्टेड, द कनेक्शन विद वेव मोशन। जब वेव आपकी मूव करती है तो कुछ आपकी सिंपल डेफिनेशंस है बेटा जो आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकती हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। Yes student, next topic is some definitions in connection with wave motion. Wave motion के साथ में कौन कौन सी definition connected है, let us find out. So मैंने आपके लिए बोर्ड पे ये 8 मेन डेफिनेशंस लिखी है बेटा। प्लीज जब आप इनके नोट्स प्रिपेयर करें अपनी फेयर नोटबुक में, तो आप इनका थ्योरेटिकल पूरा जो मैं अभी आपको डिक्टेट करूंगी वो आप लाइंस को लिख लें प्रॉपर अपनी बुक से, इनकी जो डेफिनेशंस है। अभी मैं आपको डेफिनेशन को ओनली आपको मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझाऊंगी, राइट। सो नंबर वन, सपोज आपके पास ये कोई वेव है, ठीक है, और एक ऐसी वेव है ट्रांसवर्स जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आपकी ट्रेवल करती है। इसमें अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो वो क्या होता है, तो वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो एक पार्टिकल अटेन करता है अपनी मीन पोजीशन से, कि कितना वो टू एंड फ्रो आपका मूव कर पाता है। अगर मैं इस वेव की बात करूं तो जैसे मैंने यहां दिखाया है, ये एम्पलीट्यूड है, ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहां तक गया, ऐसे मेन पोजीशन से हम यहां तक, ये सारे डिस्टेंस आपके इक्वल होते हैं, जो एम्पलीट्यूड है इसका वो सेम रहता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, ये क्या है, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा। अब किसको हम वेव मानेंगे, सपोज ये आपका पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, सो यहां तक ओ से लेके ये जो पोजीशन है ये आपकी कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ जो आपका कंप्लीट है, ये आपकी एक वेव होती है। सो इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। कैपिटल टी से लिखो, वो एज यू विश, जो आपकी बुक में नोटेशन दे रखी है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन यूनिट टाइम बोल सकते हो, 1 सेकेंड बोल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है और हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये आपका है फेज जो वेव चेंज करती है। फेज क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। पहले आपकी अप में थी तो वो डाउन में आई तो उसका फेज एकदम से रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। सो ये जो पूरा
यहां से लेके जो उसने फेज चेंज किया तो वो आपका डील करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में। वो होता है 2π/t या 2π/न्यू। यूनिट होती है रेडियन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड बोलो या रेडियन सेकेंड इनवर्स बोलो, सेम थिंग। नेक्स्ट है वेवलेंथ। व्हाट इज द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ आप क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। कई बुक्स में डेफिनेशन ये भी मिलती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड टू नियरेस्ट ट्रफ। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ये सारा जो है बेटा, इसमें से कुछ पोर्शन आप साउंड वाले चैप्टर में 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो कोई नई चीज आपको शायद ये नहीं लगेगी। सो कहने का मतलब दो क्रस्ट के बीच का, दो ट्रफ के बीच का, या आपकी एक कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस है वो आपका वेव लेंथ कहलाता है। मीटर इसकी यूनिट होती है बेटा, लैम्डा इसका सिंबल होता है वेवलेंथ का। नेक्स्ट है व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू अपॉन में ये बार, ये सिंबल बुक टू बुक वेरी भी हो सकता है बेटा, लेकिन आपको ये लर्न करना है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। नेक्स्ट है एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? ये आपका होता है के, इसका सिंबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दे, क्योंकि ये बाकी चीजें तो फिर भी आपने 9th क्लास में सीखी हैं, लेकिन ये जो आपकी डेफिनेशन नंबर 7 है और जो डेफिनेशन नंबर 8 है, ये आपकी 11th क्लास के लेवल की है। 11th क्लास में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से लर्न करना। के इज द सिंबल फॉर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और ये किसके इक्वेट होता है, किसके इक्वल होता है, 2π में वेवलेंथ। देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल है तो 1/λ, लेकिन यहाँ पे एंगुलर आते ही आपका ऊपर पूरा कंप्लीट जो एक एंगल है 360 डिग्री, 2π में 360 डिग्री, तो यूनिट क्या हो जाएंगे इसकी वेव नंबर की, रेडियन पर मीटर या रेडियन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी क्या होती है। सो वी से सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन में टी, मींस टोटल वेवलेंथ अपॉन में जो आपका टाइम है वो आपकी वेव वेलोसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये तो था सारा ट्रांसवर्स वेव के बारे में, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आई, ये सारी चीजें पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, इसमें भी सेम आपका दो जो आपकी क्रस्ट कंप्रेशन है या जो रेयरफेक्शन है उनके बीच के डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे आपकी ये वाली वेव ट्रैवल करती है, ये वेव भी जैसे वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी डायरेक्शन के, तो ये आपकी पैरेलल डायरेक्शन की ट्रैवल करेगी। तो आप इसके साथ भी सारी चीजें डिस्कस करके बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने टॉपिक नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो बिल्कुल नया है और जिसपे बहुत बारी आपके एग्जाम में, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वो क्या है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो ये टॉपिक है ये आगे डील करेगा स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, पहले हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव कैसे मूव करती है, किस स्पीड से, फिर लॉन्गिट्यूडनल में जो आपकी साउंड वेव है वो कैसे ट्रेवल करेगी। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दोनों हम डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी ट्रांसवर्स वेव है वो या तो सॉलिड के अंदर फॉर्म होती है या फिर वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर फॉर्म होती है। सो मेनली डील करती है ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स के साथ में। तो सॉलिड्स के दो केस मैंने लिए हैं। नंबर 1, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और एक सिंपल आपका कोई भी सॉलिड है, तो दोनों के अंदर आपकी ट्रांसवर्स वेव किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से आपकी ट्रेवल करेगी, ये हमें देखना है। सो हमें इसका कुछ कंप्लीट डेरिवेशन नहीं देखना, हम डायरेक्ट इसकी फॉर्मूला को डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर अगर आपकी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c इंटू अंडर द रूट t बाई m। अब स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 टेंशन पे, नंबर 2 मास पर यूनिट लेंथ पे। जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसका मास और जो उसकी लेंथ है। सो आप इसके अंदर पुट करें अगर वैल्यू, तो c कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है आपकी, t टेंशन, टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 क्योंकि वो फोर्स जैसा है। ये आपका जो स्मॉल m है ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml-1। पूरे को कैलकुलेट करोगे, रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा lt-1, जो कि डायमेंशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। सो कहने का मतलब अगर आपसे कोई ट्रांसवर्स वेव के केस में स्ट्रेच स्ट्रिंग की वेलोसिटी पूछे कि अगर वो वेव मूव करेगी तो कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला बताएं, v is equal to under the root t by m, where t is the tension and mass, ये जो आपका है ये मास पर यूनिट लेंथ है।
ऐसे अगर प्योर सॉलिड की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होगा C अंडर द रूट ईटा बाय में रो। यहाँ पे रो डेंसिटी है और ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। सो अगेन इनका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करें, कंपेयर करें, C की वैल्यू को 1 लें तो आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो वही वाला आएगा जो वेलोसिटी का होता है। नेक्स्ट है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में पहला केस है अगर आप कोई फ्लूइड लेते हैं लाइक कोई लिक्विड या गैस, सेकेंड में कोई सॉलिड लेते हैं, थर्ड में कोई सॉलिड ही है लेकिन कोई सॉलिड रोड लेते हैं जो आपके अंदर से होलो होती है, तो उन केसेस के अंदर जो स्पीड आपकी मीन्स होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो क्या होगी उसको फाइंड आउट करते हैं। सो आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूले लर्न करनी है बेटा। जैसे अगर लिक्विड या गैस की बात आए और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात आए तो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू K बाय रो। यहाँ पे K आपके पास बल्क मॉडुलस है और रो आपके पास डेंसिटी है। अब अगेन सारे डायमेंशन फॉर्मूला पुट करके कंपेयर कर सकते हो, आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे जब सॉलिड की बात आएगी तो आपको फॉर्मूले में क्या लर्न करना है, अगेन के आपका बल्क मॉडुलस है 4/3 ईटा। आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना पेपर में नहीं आएगा, ना ही हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसके ऊपर ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं इसके ऊपर आपको आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं इनको करवा रही हूँ प्यारे बच्चों। सो K प्लस में 4/3 ईटा बाय में रो, ये यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, ये आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ये डेंसिटी। इसमें जो ये वाला फैक्टर है ना K प्लस 4/3 इंटू ईटा, ये जो आपके पास इसको बोलते हैं इलोगेशन इलास्टिसिटी, राइट, ये वाला जो पार्ट। अगर रोड वाला केस है तो उसमें आपको डील करना पड़ेगा यंग मॉडुलस से, यंग मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे इस केस में फर्स्ट 2 केस में आपने बल्क मॉडुलस को लिया था, लेकिन यहाँ पे आप क्या लेंगे, स्टील सॉलिड जो रोड है उसके केस में आपको यंग मॉडुलस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला से बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वीडियो को आप पॉज करके इन सारों को अपने नोटबुक में लिख लेना और फिर बाद में इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। एक्चुअली हुआ क्या था स्टार्टिंग में, न्यूटन ने साउंड की स्पीड को कैलकुलेट किया, ठीक है, वो 330 या 332 आपकी नियर अबाउट होती है बेटा साउंड की स्पीड। लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेट किया न्यूटन ने तो उसमें बड़ा एरर आया, तो उनके बाद एक साइंटिस्ट आए लाप्लास, उन्होंने न्यूटन के फॉर्मूला में थोड़ा सा करेक्शन किया और उसके बाद वो जो फॉर्मूला था वो आपका एग्जैक्ट आया, जितनी साउंड की स्पीड होती है उसने एक्सपेरिमेंटली उस बात को प्रूव किया। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड के अंदर। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ साउंड। सो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। नंबर 1 न्यूटन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे उन्होंने साउंड की स्पीड को कैलकुलेट किया। चलो चेक करते हैं एक बार उन्होंने क्या बोला। न्यूटन जी ने बोला कि सपोज एक आपकी गैस है, उसके अंदर कोई साउंड है वो आपकी ट्रेवल कर रही है, और जब साउंड उस गैस के अंदर ट्रेवल करती है तो ये जो फिनोमिना है ये है कांस्टेंट टेम्परेचर का, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि सपोज उस गैस के कंप्रेशन पार्ट ने अगर एयर को गर्म किया, हॉट किया, तो उसके रेयरफेक्शन पार्ट को उसको वापस से कोल्ड करके उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। सो कहने का मतलब जब एक साउंड वेव गैस के अंदर से पास होगी तो उससे उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया वो K आइसोथर्मल बाय में डेंसिटी दिया। K आपके पास बल्क मॉडुलस है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस के टाइम पे। अब यहाँ पे देखें आइसोथर्मल चेंज के अंदर जो PV है वो आपका कांस्टेंट होता है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर, तो डेरिवेटिव 2 पार्ट का कैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसा करके आप P की वैल्यू को निकाल लें। यस, P को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके -dP/dV में भी लिख सकते हैं। और ये सारा क्या है, इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि फर्दर आपका किसके इक्वल होता है, ये जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, अगर आपको 7th यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था वो ध्यान है तो ये आपके पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है, K की वैल्यू, और वो किस पे है, आइसोथर्मल पे। कहने का मतलब इस रिलेशन में K आइसोथर्मल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हम प्रेशर पुट कर सकते हैं। सो नया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर द रूट P/ρ। P प्रेशर है और ρ आपकी डेंसिटी है। अब नेक्स्ट अगर STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर आप प्रेशर की वैल्यू और जो डेंसिटी है आपकी एयर की उसकी वैल्यू दोनों को पुट करें तो कैलकुलेट करोगे तो 280 मीटर पर सेकेंड ये आपकी साउंड की स्पीड आएगी जो न्यूटन ने कैलकुलेट की थी। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है आपकी, दिस वैल्यू इज अबाउट 15% लेस
द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये 331 जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है साउंड ऑफ आपकी एयर के या किसी की भी, तो उसमें 331 मीटर पर सेकेंड से इसमें 15% एरर आया, ये उससे कम आई। सो हेल्स न्यूटन्स फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो नहीं माना गया। सो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए अपने लाप्लास, सो उन्होंने इस फॉर्मूला के अंदर करेक्शन किया। उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना कि जब एक साउंड गैस के अंदर मूव करेगी तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता, टेम्परेचर तो चेंज होगा, ये एडियाबैटिक आपका प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वैसे ही बल्क मॉडुलस किस टाइम पे माना, एडियाबैटिक टाइम पे। तो एडियाबैटिक केस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, पी एज इट इज, वी की पावर गामा का कैसे होगा, गामा आगे और वी की पावर गामा -1, मींस पावर में से एक आपका लेस और वी का हो जाएगा डीवी, प्लस वी की पावर गामा एज इट इज, पी का हो जाएगा डीपी। सो यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास गामा इंटू पी किसके इक्वेट आ जाएगा, माइनस डीपी अपॉन में डीवी बाई वी, ये अगेन क्या है, बल्क मॉडुलस। सो कहने का मतलब यहाँ पे जो गामा है ये क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी हम कर चुके हैं, राइट। सो कहने का मतलब इसमें जो के आइसोथर्मल है इसकी जगह पे हम गामा पी यहाँ पे पुट करेंगे। कहने का मतलब न्यूटन और जो आपका लाप्लास था उन दोनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है, गामा का डिफरेंस, ये गामा टाइम है, राइट। सो गामा क्या है, पर्टिकुलर एसटीपी पे अगर देखा जाए अगर एयर का तो 7/5 इसकी वैल्यू होती है, और अंडर द रूट करके जब इस वैल्यू के साथ ये हमने कैलकुलेट ही कर रखा है, यहाँ से 280 होता है, तो आप इसे 280 से मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी 331.3, जो कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है। हेंस जो आपका लाप्लास करेक्शन है वो आपकी जस्टिफाई होती है कि उसने जो मानना था कि आपकी जब गैस में से साउंड जाएगी तो ये आपका जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है, वो माना गया, वो प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। सो डियर स्टूडेंट कई बार आपका या तो आ सकता है इन स्टार्टिंग के 2 टॉपिक पे क्वेश्चन लाइक स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, या जो अभी हमने ये टॉपिक किया है, या आपका आ सकता है इन फैक्टर्स के ऊपर 1 या 2 मार्क्स में कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपकी साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो उनको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड को डायरेक्टली या आपके इनडायरेक्टली आपके डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट है। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्रेशर। सो आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि फॉर्मूला क्या है अगर वेलोसिटी का, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, रो पी बाय में डेंसिटी, मींस रो आपका नॉट रो, गामा पी बाय में रो। गामा आपका क्या है, ये आपका रेशियो है 2 सीपी और सीवी का, पी आपका प्रेशर है और रो आपकी डेंसिटी है। अब आप बोलेंगे कि मैम यहां से तो वेलोसिटी का पी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का, सो साउंड की स्पीड प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, मींस प्रेशर आप बढ़ाओ घटाओ उसका साउंड की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, अब यहां देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर आप यहां से v को वॉल्यूम को मास अपॉन में डेंसिटी लिखी, तो आप मुझे एक बार देखें कि जो पी एम और ये रो, ये आपके पास क्या है, टाइप से कांस्टेंट है। मींस अगर आप मास और डेंसिटी की बात करें तो दोनों कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर है आपका वो किस चीज के इक्वेट है, कांस्टेंट टर्म। सो कहने का मतलब आपका ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है डेंसिटी पे। सो आप यहां से देखें, अभी हमने गामा कांस्टेंट है, आपका प्रेशर अभी अभी हमने कांस्टेंट किया है, तो इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो आपकी डिफर होगी। सो हमने V1 और V2 एक 2 गैस के लिए हमने कंपेयर करने के लिए V1 और V2 सिंबल लिए हैं। सपोज एक अपने पास है हाइड्रोजन गैस और एक है ऑक्सीजन। हमने क्या किया, एक बार सपोज इस रूम के अंदर हाइड्रोजन गैस है, हमने साउंड को इसमें से ट्रेवल करवाया। एक बार सपोज इस रूम में ऑक्सीजन है, हमने साउंड को ट्रेवल करवाया। सो ये देखना है कि किस गैस के अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा ट्रेवल करेगी, ज्यादा फास्टली मूव करेगी, ज्यादा होगी। तो अब यहां से देखिए डेंसिटी के कंपैरिजन से साउंड की स्पीड हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 4 टाइम हायर फास्टर ट्रेवल करेगी। ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ये वो होता है। सो यहां से अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, एक है ड्राई एयर और एक ऐसी एयर है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट आपका है। अब जिसमें मॉइस्चर वाली जो एयर है वो एसटीपी पे उसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.8 समथिंग होती है और ड्राई एयर की 1.29 समथिंग। सो कहने का मतलब ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा। तो आप यहां से कंपेयर करें, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब जो आपकी मॉइस्ट एयर है उसके अंदर जो साउंड की स्पीड है वो ज्यादा होगी। सो नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर देखना है तो सिंपल स्टार्ट करेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी को हम मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को मास अपॉन में डेंसिटी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पीवी इक्वल टू आरटी वाले में इस अपने पास जो ये अपने पास इक्वेशन है गैस इक्वेशन, इसके अंदर हम v की जगह मास अपॉन में डेंसिटी पुट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट p बाय रो चाहिए है, तो बाकी सारे टर्म्स को हम सेकंड साइड लेके जाएंगे, RT बाय में m हमने पुट किया। तो आप चेक करें गामा आर एम ये आपके पास कांस्टेंट है, दैट मींस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और अंडर द रूट t। अब यहां से एक कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके एग्जाम में पक्के से पक्का आ सकता है क्या, ये आप इसको प्लीज लर्न कर लेना। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज by 61 centimeter per second. This is important. For every 1 degree Celsius rise in temperature. Suppose हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा करते जा रहे हैं और उस गैस में से हम साउंड को पास करते हैं, तो साउंड की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितने से, इतने फैक्टर से। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है विंड। क्या जो हवा है वो भी साउंड की स्पीड को अफेक्ट करती है? करती है बच्चों। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये जो W डायरेक्शन है ये आपकी विंड की डायरेक्शन है और जो ये V है ये आपकी साउंड की है, ठीक है। तो हमने इस W को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। यहाँ वाला आपका साइन फैक्टर होगा तो ये वाला क्या है, कॉस, लेकिन हमारे अलोन में कौन सा है, कॉस वाला, तो इसीलिए फॉर्मूला होगा V प्लस में W कॉस थीटा। अब वो डिपेंड करेगा बेटा कि आप विंड के डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपकी साउंड की डायरेक्शन किस में है। वो 0 डिग्री हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला फॉर्मूला ये चेंज होता रहेगा। अगर 0 डिग्री है तो V प्लस W हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी को ऐड कर देना। अगर 180 डिग्री है, बिल्कुल अपोजिट है, तो आप वेलोसिटी में से, जो आपकी साउंड की वेलोसिटी में से विंड की वेलोसिटी को माइनस कर देना। और अगर यहाँ पे 90 होता तो जस्ट उसमें कोई चेंज ही नहीं आता, है ना। सो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो ध्यान से सुना, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इसका भी साउंड की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होती है साउंड की स्पीड फ्रीक्वेंसी से। इसका एग्जांपल देती हूं आपको, बेस्ट एग्जांपल। एक ऑर्केस्ट्रा होता है बेटा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल एक आपका होता है कंपटीशन जिसमें डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, तबला, गिटार, सितार, हारमोनियम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट आपकी साउंड्स होती है, सो एक साथ सुनाई देती है वो हमें, राइट। कहने का मतलब अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता तो हमें उनकी साउंड कभी भी सुनाई नहीं देती, लेकिन हमें सेपरेट हर एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड अलग से सुनाई देती है। सो इसका कहने का मतलब है कि वो चीज इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही। ऐसे अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड पे भी एक एक्सटेंट तक तो साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन की वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा, और अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा, आप खुद सोचो वेलोसिटी में तो अपने आप चेंज आएगा। लेकिन एक स्मॉल एक्सटेंट तक एम्पलीट्यूड से भी साउंड की स्पीड आपकी इंडिपेंडेंट होती है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अब लास्ट में आपके कुछ स्मॉल टॉपिक्स है 2-2 मिनट के। फेज और फेज डिफरेंस क्या है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फेज ऑफ अ वेव। एक वेव का फेज क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फेज ही वो चीज होती है बेटा किसी वेव की जो हमें किसी टाइम पे वेव की क्या पोजीशन है उसका कंप्लीट डाटा हमें देती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें बताती है। कैसे? अब नंबर 1, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको पहले सीखे कि इस इक्वेशन में किस टर्म को क्या बोला जाता है। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूं, आई अगेन रिपीट। y आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। x और t क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम का भी फंक्शन है और आपकी पोजीशन का भी फंक्शन है, मतलब उनके
उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, इसका ये मीनिंग होता है। ए जो होता है, कैपिटल ए है, वो वेव का एम्पलीट्यूड है। साइन या कोस ये उसके नेचर को शो करते हैं। पीछे जो ब्रैकेट वाली पूरी कंप्लीट टर्म है ये आपकी होती है फेज, जिसको मैंने फाई से लिखा है। इसके अंदर जो ये ओमेगा है ये एंगुलर आपकी वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है, के आपका एंगुलर वेव नंबर है, एक्स आपकी पोजीशन है और फाई नॉट आपका इनिशियल फेज या जिसको हम इपोच बोलते हैं वो आपका है। अब फेज जो चेंज होता है आपका वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो सकता है। सो आपको क्या करना है, सपोज आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको एक बार आप विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिफरेंशिएशन करें, एक बार इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। तो आप देखें जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो बाकी सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। सो सिर्फ आपके पास टर्म क्या आएगी, ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी, तो आप यहां से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही जब विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेक करेंगे तो पोजीशन वाली टर्म को छोड़ के बाकी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट, और वहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के, और के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे ये क्या शो करता है, एक पार्टिकल वेव के अंदर ओरिजिन से जितना दूर जाता जाएगा उतना ही वो पीछे रहता जाएगा फेस के अंदर, बट इट्स लेग्स बिहाइंड इन फेस, जितना वो ओरिजिन से आपका दूर जाएगा, फार अवे। सो ये कुछ बातें थी जो आपको फेस के बारे में पता होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। सो कई बार टॉपिक कैसे आ सकता है, आपको डायरेक्ट ये नहीं आया कि व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी, आपको इसके फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, कंप्लीट वेव जिस वेलोसिटी से मूव करती है, ट्रैवल करती है या प्रोपेगेट करती है उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। लेकिन एक इंडिविजुअल पार्टिकल मीन पोजीशन से जो आपका टू एंड फ्रो मोशन करता है जिस वेलोसिटी से, वो होती है आपकी पार्टिकल वेलोसिटी, राइट। सो पार्टिकल वेलोसिटी को अगेन गामा ये y की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हमने लिखा। इसका अगर मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास आती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगी, वेलोसिटी ना, तो हमने वेलोसिटी वाला फैक्टर लिखा। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करना है तो ये तो कॉस में आया है डेरिवेटिव करने के बाद, तो इसको आप चेंज करके साइन में कर सकते हो। डिफरेंस क्या आएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा विल बी इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा, तो आप वही अप्लाई करके ये पाई बाय 2 इसके अंदर ऐड करके cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास ये है, ये आपके पास मैक्सिमम जो इसका वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है वो है, जो किसके इक्वल है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी इंटू ए, आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये यहां तक हमने निकाल लिया, ये आंसर था पार्टिकल वेलोसिटी का। अब मैं आगे क्या बताती हूं, आगे मैं आपको ये बता रही हूं, अगर आपके पेपर में आता है कोई न्यूमेरिकल या कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको प्रूफ करना आ जाए रिलेशन वेव का और पार्टिकल का, तो उससे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगेन इक्वेशन फर्स्ट लेना और उसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डेरिवेटिव कर देना उसका। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ भी डाल दें, लाइक सीक्वेंस में डाले तो इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और 4 से, इक्वेशन 2 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। अब इसमें देखिए आपके पास a से a कैंसिल हो रहा है, cos की पूरी टर्म से cos की पूरी टर्म कैंसिल, माइनस ओमेगा बाई के आपका आंसर है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के आपका एंगुलर वेव नंबर, दोनों की वैल्यू पुट करना, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस v। v आपकी है, ये जो कैपिटल v है ये सिंबल लिया है पार्टिकल वेलोसिटी का, ये स्मॉल v है ये आपकी वेव वेलोसिटी है। ये जो सिंबल्स है बेटा ये बुक टू बुक आपकी वेरी कर सकते हैं, तो प्लीज आप इनमें कंफ्यूज ना होना, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपने कौन सा सिंबल किसके लिए लिया है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये यहाँ से जो नीचे वाला फैक्टर है dy बाई dx ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू ये जो dy बाई dx इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट दैट पॉइंट, तो ये आपका स्लोप होता है dy बाई dx। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट टॉपिक नंबर 8। हमने 8 तक किया, इसमें यस एक्सेलरेशन भी है, तो आपको क्या करना है, अगर इसी टॉपिक के अंदर एक्सेलरेशन भी आ जाए तो वेलोसिटी जो है बेटा उसको वन टाइम और आप डेरिवेटिव कर देना,
तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो एक स्मॉल टॉपिक आप कर सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो अभी डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, और उसके बाद आज की क्लास को करते हैं खत्म। सो वेट अ मिनट। Yes student, last and simple topic is speed of a traveling wave। इसके अंदर हमने क्या निकालना है, वेव की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। जो भी हमने पीछे आर्टिकल में पार्टिकल वेलोसिटी को किया था, इसमें वेव वेलोसिटी को करना है। सपोज ये कोई अपने पास वेव है जो प्रोपेगेट कर रही है और जो डिफरेंस उसमें कितना है, डेल एक्स का। एक हम डिस्प्लेसमेंट से अब तक जो लिखते आए हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करके वेव को ट्रेवल करवाते हैं। जो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन सबका फेज है जो, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। सो मैं यहीं से आर्टिकल को ले रही हूं, टॉपिक को। ये अपना फेज है, मुझे कहां से पता चला, इस वेव से। ये जो फेज है इसको मैंने कांस्टेंट किया और इसका डेरिवेटिव किया। तो ओमेगा टी के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा एज इट इज dt बाई dt आपका 1 हो जाएगा। k एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, x आपका dx बाई dt हो जाएगा। यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो dx बाई dt आपके पास ओमेगा बाई k है, और इसको हम v सिंबल दे सकते हैं, जो क्या होता है, वेव वेलोसिटी। कहने का मतलब न्यूमेरिकल्स में आपको वेव वेलोसिटी के कौन कौन से फॉर्मूलाज आ सकते हैं, वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं। नंबर 1, v को आप ओमेगा बाई k भी लिख सकते हो, लैम्डा बाई टी भी लिख सकते हो, न्यू इंटू लैम्डा। ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो आपके वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर वेव पार्ट 1 बोल दो, या ऑसिलेशन एंड वेव का पार्ट 3 बोल दो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपने यहां तक क्लास को अटेंड किया, वीडियो को देखा। अब मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इनकी अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना नोटबुक में। अब हमारा इस वाले यूनिट का एक और लास्ट पार्ट रहता है, जिसमें इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो हमारे पास फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगेन फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उससे आपके लिए नोट्स बनाना स्टार्ट करूंगी। एक नई वीडियो होगी जो आपकी टोटली बेस्ड होगी आपके फाइनल एग्जाम पे, कि कैसे आप अपने एग्जाम में 1 घंटे का एक वीडियो होगा जिसमें कंप्लीट यूनिट आपकी मैं सिर्फ एक सिंगल 1 आवर के अंदर कंप्लीट करूंगी। जैसे सपोज मैंने अभी इस यूनिट के 4 पार्ट बनाए हैं, सो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें 1 घंटे में आप ये चारों पार्ट्स को कवर कर सके। अब समझ गए? सो कहने का मतलब है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक दोबारा से मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। सो थैंक यू वेरी अगेन लास्ट में। सो बाय बच्चों, टेक केयर।